हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रीत्स जी के ट्रिक पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगी लाइट यानी प्रकाश के बारे में, वो भी डिटेल के साथ। दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखें प्लीज़, क्योंकि लास्ट में मैंने इसमें क्वेश्चंस भी बताए हैं इससे रिलेटेड कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। पूरा कंसेप्ट के साथ बताया है, डिटेल में बताया है। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। आज देखेंगे हम लाइट के बारे में। देखते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इवन परावर्तन के बारे में, अपवर्तन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक होता है प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण एंड ध्रुवन के बारे में भी बताया है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। देखते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। अब दोस्तों, आपको परावर्तन के नाम से ही समझ आ रहा होगा कि परावर्तन का मतलब क्या होता है, परे, यानी कि लाइट का आना और उसके बाद उसका परे चले जाना, मतलब दूर चले जाना। तो ये होता है परावर्तन का मतलब कि कोई भी, या जैसे आपको मैंने दिखाया है कि इंसिडेंट लाइट, जैसे आपतित जो किरण है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये चिकना सरफेस है यानी मिरर, ठीक है, किसी चिकने सरफेस से आई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। आप लोगों ने जैसे बचपन में किया होगा, मिरर लिया, सन की रेज को मिरर पे लगाया और दूसरे के फेस पे लगाया, एक तरह से, मतलब मिरर पे सन की पूरी रेज आई, जैसे ये सन है, सन की पूरी रेज आपके मिरर पे आई और वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा कुछ हमने तो बचपन में बहुत किया है, या एक दूसरे को परेशान करना इस तरह से। या फिर आप देख सकते हैं कि मतलब कोई भी रे है वो आती है और वहाँ से वापस चल जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पूछा जाता है कि एंगल आई, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड जो एंगल होता है उसके बराबर होता है। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, आई आर के बराबर होता है। यही एक कंसेप्ट पूछा जाता है इसमें कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर कहाँ, किस उसमें होता है, तो ये प्रकाश का परावर्तन में होता है। बाकी इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, किसी भी तरह का नहीं। सिर्फ आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर कोई लाइट आ रही है, सन की या किसी भी सोर्स की कोई लाइट है और वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, इवन टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान रखना, वो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। वो परावर्तन था, ये अपवर्तन है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। सीधा क्वेश्चन आएगा कि तारे टिमटिमाते हुए किस कारण या प्रकाश के किस प्रभाव के कारण दिखाई देते हैं। आपके पास ऑप्शंस में होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर विक्षेपण या स्कैटरिंग यानी कि डिस्पर्जन, कुछ इस तरह से आएगी ऑप्शंस। तो आपने क्या लगाना है उस पर, राइट टिक, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से फर्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। एंड सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है, मतलब उसका रेडनेस जैसी दिखाई पड़ती है। एंड पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स किससे हैं, प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड है। अब मैं आपको ये थोड़ा डिटेल से बताती हूँ, दिखाकर प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे ये पेंसिल है, मैंने आपको बताया कि पानी में डूबी कोई भी छड़, मतलब कि इसमें होता क्या है कि जब कोई भी रे, ये होता है सघन मतलब विरल माध्यम, ठीक है, जो वायु वाला माध्यम होता है, वायु वाले माध्यम से यानी कि रेयर मीडियम से जब कोई रे सघन माध्यम में यानी कि डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो अपने एंगल से थोड़ा टर्न हो जाती है। वो जानी तो ये यहाँ को थी, ठीक है, जानी ये सीधी रे थी, लेकिन ये थोड़ी मुड़ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, मतलब कि उसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ, ठीक है। तो कोई भी रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ी सी वो टिल्ट हो जाती है, ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल सीधी नहीं जाती कभी भी। विरल माध्यम से यानी कि आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब कोई रे जाएगी तो वो सीधी ना जाकर थोड़ी मुड़ जाती है। तो इसी के एग्जाम्पल्स है, जैसे पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़े हुए दिखाई देना, जैसे आपको पेंसिल दिखाई है, ये गिलास में पानी है, ऊपर क्या है, ये वाला रेयर मीडियम है, मतलब वायु है यहाँ पर, और नीचे क्या है, डेंसर मीडियम है यानी सघन मीडियम है। तो क्या हुआ, यहाँ से पेंसिल हमें ऐसी दिखाई दे रही है कि बीच से टूट गई है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताया था कि मछली है
अब मछली की एक्चुअल पोजीशन ये है, वो यहाँ पर है और अभी आपको दिखाई कहाँ दे रही है कि मछली इतना ऊपर है। तो ये भी किस मीडियम की वजह से, ऊपर वायु वाला मीडियम है और नीचे सघन मीडियम है, इसके कारण ये आपको दिखाया है कि किस तरह से रेयर से डेंसर में जाते हैं तो रे टर्न होती है। नेक्स्ट, जैसे आपको एक एग्जांपल बताया था तारों का टिमटिमाना। अब तारे कैसे टिमटिमाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, आप ऊपर वायुमंडल में देख रहे हैं, वायुमंडल में कितने सारे मीडियम है, इतनी लेयर होती है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो वहाँ पर भी यही होता है कि कहीं पर रेयर मीडियम आता है, कहीं डेंसर मीडियम आता है। तो वो क्या होती है, जो भी रे होती है वो आपस मतलब कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इफेक्ट होता रहता है, बार बार रे रिफ्लेक्टेड होती रहती है, जिसके कारण आपको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ये कॉइन है, अभी ग्लास के अंदर कॉइन डाला है, एक्चुअल पोजीशन ये है एंड आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, कितना ऊपर, ठीक है। एंड सन के मॉर्निंग टाइम में या फिर शाम के टाइम पे आपको रेड दिखाई देते हैं, तो वो भी किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखते हैं अब हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन, मतलब इवन यहाँ से क्या, हर एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। जितने भी पेपर होते हैं दोस्तों, चाहे वो सेंटर के एग्जाम हो गया, स्टेट के एग्जाम हो गए, आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूरी मिलता है। हर पेपर में इसका क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न ही बहुत क्रिएट करता है, हमें पता ही नहीं चलता कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, फिर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज़ है, या फिर अभी आप देखोगे आगे आगे विक्षेपण है, विवर्तन है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो आपको हर एक चीज़ डिटेल के साथ बताई जा रही है, सो प्लीज़ ध्यान से देखें और नोट डाउन करके रखें कि किसका क्या मतलब होता है, किसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहीं से ही आता है। अब देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस किस चीज़ में होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल है हीरे का चमकना। अब हीरा इतना चमकता है, वो किस कारण चमकता है, उसका एग्जाम्पल यही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, मतलब लाइट का ही एक इफेक्ट है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है रेगिस्तान में मरीचिका, मिराज इफेक्ट, ठीक है, मरीचिका का बनना यानी मिराज इफेक्ट। एंड जल में पड़ी परख नली का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परख नली यानी कि जल में पड़ी कोई भी परख नली या फिर कोई भी नली, उसका टेढ़ा होना या फिर वो मुड़ी हुई दिखाई देना, वो कारण है अपवर्तन का, ठीक है। ये क्या है, चमकना, ये किसका कारण है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है कांच में आई दरार का चमकना। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, किस वजह से ये चमकता है, इसका रीजन क्या है। देखिए कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, अब यहाँ पर ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये मीडियम कैसा है, इधर वाला डेंसर मीडियम है और ये वाला रेयर मीडियम है, यानी ये सघन मीडियम है और ये विरल माध्यम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से कोई सोर्स ऑफ लाइट जा रही है, जैसे यहाँ से देखिए आप, सोर्स ऑफ लाइट सीधा एंगल पे यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे किया तो वो सीधा ही बाहर निकल गई, मतलब डेंसर मीडियम से वो रेड मीडियम में चलेगी। जैसे जैसे एंगल थोड़ा टिल्ट करते गए, पहले वो रेयर बाहर जा रही थी, ठीक है, मतलब कि आपका जैसे यहाँ पर देखिए 20 डिग्री के एंगल पे है तो बाहर वो 27 डिग्री के एंगल पे जा रही है। नेक्स्ट है, उसके बाद इन्होंने जैसे दिखाया 30 डिग्री एंगल है 42। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहाँ से कोई रे जा रही है और वो यहाँ पर जाकर क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब कि विरल माध्यम में यानी दूसरे माध्यम में जब वो 90 डिग्री का, यानी कि आपके पास यहाँ आएगा कि जब वो 90 डिग्री का कौन बना है, उस टाइम पर जो सघन माध्यम में एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है कि जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, वहाँ पर जो इधर यहाँ पे एंगल बनेगा, यानी विरल माध्यम में और सघन माध्यम के बीच में जो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, जब उस टाइम पर जो सघन माध्यम में एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। एंड एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आप इसका एंगल और टिल्ट कर दोगे, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री कर दिया, तो ये रे जो भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी, अब वो सघन माध्यम विरल माध्यम में जाने की वजह वो सघन में ही है, मतलब वो रेयर मीडियम में नहीं जा रही है, वो डेंसर मीडियम में घूम रही है। यही कारण होता है हीरे का चमकना। अब हीरा ऐसे होता है, C6 की बॉन्डिंग होती है, कार्बन C6 की बॉन्डिंग जिस तरह से उसमें होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हीरा होता है, ठीक है, उसके अंदर एक बार लाइट गई तो वो अंदर ही घूमती रहती है, उसी की लेयर्स पे टकराती रहती है, वहाँ से बाहर नहीं निकलती। यही वो वजह होती है कि उसके अंदर जब जिस तरह से ये लाइट चलेगी, अब वो डेंसर की डेंसर में ही रहेगी, वो वहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकती। इस वजह से हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है।
सो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने ये देखा है मिराज इफेक्ट, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि रेगिस्तान में जब ऊँट चलते हैं तो फिर उनको बहुत दूर ऐसे दिखाई पड़ता है यार वहाँ पर पानी है। जिस तरह से वो जाते हैं भटकते-भटकते और आगे जाकर उनको सूखा मिलता है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर रेत है बहुत सारा, ठीक है, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं और यहाँ पर भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रभाव इसी का ही इफ़ेक्ट होता है। कई बार आप देखना आप कहीं जा रहे होगे जब बहुत तेज़ वाली गर्मी होती है इस तरह से, और अगर आप किसी रोड पर जा रहे हैं, रोड के दोनों जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और रोड के दोनों साइड पे बहुत घने पेड़ हैं और उसकी छाया पड़ रही है, तो वो छाया ही आपको इतना दूर से ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी है। ऐसा एक केस रियल लाइफ़ में मेरे साथ हुआ है। मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर मुझे लगा कि आगे पानी है, पर जब मैं उस पॉइंट पे पहुंची वहाँ पर बिल्कुल सूखा था, सिर्फ छाया ही थी। और ये इफेक्ट सिर्फ एक छाया की वजह से बनता है। पेड़ कहीं हो या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो, उसकी छाया होगी और आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी है, पर वो पानी नहीं होता। वो सिर्फ एक लाइट इफेक्ट है, मिराज इफेक्ट जिसको आप कहेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादातर रेगिस्तान में ही बनते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसकी वजह से इफेक्ट होता है। हीरे का चमकना वो मैंने आपको बता दिया। एंड कांच में आई दरार, ये भी चमकती है किसके इफेक्ट से? लाइट के इफेक्ट से, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। एंड जल में पड़ी परख नली के लिए मैंने आपको बताया, ये भी इसी कारण चमकती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अब हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी लाइट का क्या हो जाना? डिस्पर्ज होना, यानी फैल जाना एक तरह से, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिसको हम कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है और ये पेपर में बहुत बार आता ही रहता है कि इंद्रधनुष का बनना लाइट का कौन सा इफेक्ट है या किस इफेक्ट की वजह से होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दोस्तों अब आपने इंद्रधनुष तो सभी नहीं देखा होगा, ठीक है, लेकिन कभी ये नहीं देखा होगा कि इंद्रधनुष के बाहर में कौन सा कलर होता है, अंदर की साइड कौन सा कलर होता है। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, पेपर में पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं। तो आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। इंद्रधनुष के बाहर की साइड रेड कलर एंड अंदर की साइड बैंगनी कलर, ठीक है। एंड ये तो आपको पता ही होगा कि इंद्रधनुष के कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज इंद्रधनुष में बाहर की साइड को रेड कलर होगा और अंदर की साइड को बैंगनी कलर होगा। ये डिपेंड करता है इंद्रधनुष का भी। ये दो तरह से होता है, एक होता है प्राथमिक यानी प्राइमरी रेनबो एंड एक होता है सेकेंडरी द्वितीयक इंद्रधनुष जो बनता है। अब प्राथमिक इंद्रधनुष यानी कि प्राइमरी जो रेनबो होता है वो क्या होता है? उसमें 2 बार अपवर्तन होगा, यानी कि 2 बार वहां से अपवर्तन रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार परावर्तन होगा, ठीक है। पानी की बूंद है, जैसे आपको पता है पानी की बूंद पे ही बनता है जब बारिश थोड़ी जैसे ड्रिजलिंग, जैसे रिमझिम बारिश जिसको आप कहोगे, ठीक है। जब रिमझिम बारिश होती है तो वो कोई पानी की बूंद जब एटमॉस्फेयर में रह जाती है तो सन की रे, उस वक्त पे सन निकलता है, जैसे ही सन की रे अगर उस पर आकर पड़ जाती है तो वो एज एक प्रिज्म की तरह वर्क करता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो वर्षा की जो बूंदें होती है उसका आपतित जब सन से आ जाती है तो सूर्य की किरणों का वहां पर 2 बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होगा। इसकी वजह से जो इंद्रधनुष बनेगा उसको बोलते हैं प्राइमरी इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो। एंड जब क्या होता है, इसी वर्षा की बूंद पर सन की रेज पड़ती हैं, ठीक है। आपतित जब सन से जो आने वाली रेज है वो पड़ेंगी, उसके बाद इस पे क्या होगा? जब 2 बार क्या होगा? अपवर्तन होगा और 2 बार ही परावर्तन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक रेनबो यानी इंद्रधनुष। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ये बैंगनी कलर होता है ये बाहर की साइड होते हैं, रेड कलर अंदर की साइड होता है। उस टाइम पे जो इंद्रधनुष बनता है वो इस वाले इंद्रधनुष की अपेक्षा मतलब वो मतलब धुंधला जैसा दिखाई देगा। ये वाला काफ़ी ब्राइट दिखता है और वो धुंधला दिखाई देता है। सो दोस्तों यही है इंद्रधनुष का कि वो मतलब कि प्राइमरी इंद्रधनुष क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। मेनली ज़्यादातर जो इंद्रधनुष बनते हैं वो इसी कलर के होते हैं, रेड बाहर होता है एंड वॉयलेट कलर अंदर की साइड होता है। एंड एक चीज़ और पूछी जाती है कि इसमें से रेड कलर एंड बैंगनी कलर में से किसका मतलब कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है? तो बैंगनी कलर का जो डिस्पर्जन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैंगनी कलर का होता है एंड रेड कलर का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। मतलब डिस्पर्ज सबसे कम रेड कलर होगा एंड बैंगनी सबसे ज़्यादा होगा। एक चीज़ और आती है कि वेवलेंथ, कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी तरंग दैर्घ्य, ठीक है।
एंड बैंगनी कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। एंड उसके बाद एक चीज़ और पूछी जाती है कि किस कलर का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो रेड कलर का अपवर्तनांक ज़्यादा, सॉरी रेड कलर का, ये चीज़ उल्टी होती है, रेड कलर का अपवर्तनांक कम होगा एंड बैंगनी कलर का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम, एंड जिसकी वेवलेंथ कम उसका अपवर्तनांक ज़्यादा। ठीक है, यही चीज़ आपने, सॉरी ये तो पानी की बूंद पे ही मैंने बताया। ठीक है, लाइट है, जैसे ये ड्रॉप है, ये एज अ प्रिज्म की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑब्जर्वर को इस तरह से दिखाई देगा, हमें इस तरह से इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, किस तरह से होते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ी होगी, विबग्योर। ठीक है, तो इंद्रधनुष के 7 कलर को याद रखने की ट्रिक क्या है, विबग्योर। ठीक है, वी से वायलेट कलर यानी बैंगनी कलर, आई से इंडिगो, एन बी से ब्लू कलर, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड कलर। ठीक है, ऐसे ही प्रिज्म जब हम आई थिंक छोटी क्लासेस में होते हैं तब हमें स्कूल में दिखाया जाता है प्रिज्म, एंड वो सन की लाइट को लेते हैं यानी वाइट लाइट को। ठीक है, सन की साइड लगाते हैं तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, वो 7 कलर यही होते हैं विबग्योर के जो कलर हैं। आपने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी कि कौन कौन सा कलर किस तरह से होता है। ठीक है, वेवलेंथ मैंने आपको बता दी, अपवर्तनांक बता दिया, एंड प्रकीर्णन बता दिया किस कलर का कितना होता है। यही क्वेश्चंस इंद्रधनुष से पूछे जाते हैं, यही चीज़ें आती हैं। सो आपने हर चीज़ को अच्छे से समझना है और नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ये तो बहुत ही बार आते हैं कि आकाश का नीला दिखाई देना। हर पेपर में तो होता है कि आकाश का नीला प्रकाश के किस प्रभाव के कारण दिखाई देता है, तो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड नेक्स्ट है खतरे का सिग्नल। वो क्यों होते हैं लाल कलर की, क्योंकि वो दूर से ही विजिबल हो जाते हैं। किस कारण, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश का मतलब कि प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। या फिर सूर्य के उगते और डूबते समय इसका कलर रेड दिखाई देना, तो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो दोस्तों जैसे मतलब कि सन जब राइज होता है या फिर सूर्य उगता है या सेट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मतलब लाइट होती है वो बहुत सारे कणों से, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हम तक पहुंचती है। तो उस टाइम पे कि रेड कलर, जैसे बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और रेड कलर का सबसे कम होता है। तो इसी वजह से सूर्य के उगते और डूबते टाइम पर ये हमें कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। और जो ये आकाश का रंग नीला है वो किस कारण होता है, जो प्रकिरणित प्रकाश होता है उसका जो मिश्रित रंग होता है वो हल्का नीला होता है, जिसकी वजह से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। एंड रेड कलर खतरों का निशान तो लाल कलर का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, दूर से ही विजिबल होते हैं, इसलिए खतरों के निशान रेड कलर के होते हैं। तो दोस्तों ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है। और जब मतलब कि आप वायुमंडल में ऊपर चल जाते हैं, जैसे चंद्रमा पे जाते हैं हम, तो चंद्रमा से जब धरती को देखते हैं या फिर ऐसे आकाश को देखते हैं तो काला ही दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट है ये वायुमंडल में ही हो सकता है, जहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से धूल कण होते हैं, वहीं पर ही ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर मतलब जैसे समुद्र का रंग है वो भी नीला दिखाई देता है, तो वो भी इसी वजह से होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। ये चीज़ भी पेपर में आती है पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि जब कोई समान आवृत्ति, मतलब एक समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक ही प्रकाश स्रोत के माध्यम से, मतलब कोई एक लाइट का सोर्स है उसके माध्यम से एक ही दिशा में यानी एक ही डायरेक्शन में गमन करती है, तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि जो लाइट की स्पीड है, तीव्रता, उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है कि कोई भी एक लाइट का सोर्स है और एक ही माध्यम से, मतलब कि कोई भी एक लाइट सोर्स से एक ही माध्यम से जब प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन होता है, जब वो एक ही दिशा में गमन कर रही होती है, उस टाइम की पे जो घटना होती है उसको बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण, मतलब कि वो लाइट का सोर्स एक ही होना चाहिए, अलग अलग लाइट का सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग लाइट का सोर्स हुआ तब वहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना नहीं होगी।
ठीक है। इसका कोई मेन एग्जाम्पल नहीं है इस तरह से। सो आपने सिंपल सा याद रखना कि व्यतिकरण का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रकाश तरंगों का ध्रुवन यानी पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट। ठीक है, ध्रुवन जो मतलब कि अनुदैर्घ्य। अब अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और अनुप्रस्थ क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव। के अंतर मतलब कि मैं जब आपको ये चीज़ बताती है कि अनुदैर्घ्य तरंग क्या है या फिर अनुप्रस्थ तरंग क्या है, इसके बीच में जो अंतर स्पष्ट करती है, कंसेप्ट क्लियर करती है कि क्या बताते कौन सी तरंग आपके पास ट्रांसवर्स है, कौन सी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, तो उसका पता किस चीज़ से लगता है? पोलराइजेशन ऑफ वेव ऑफ लाइट। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन की घटना होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मतलब कि यदि विद्युत कंपन तल में सभी दिशा में समान रूप से वितरित ना होकर एक ही दिशा में हो, तो ऐसी प्रकाश तरंगों को ध्रुवीय तरंग यानी पोलराइज्ड वेव कहते हैं। ठीक, इतना कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ से मैंने ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन तो नहीं देखा, पर फिर भी ये चीज़ कंसेप्ट है। आप फिर अगर मैंने नहीं बताया होता तो आपने सोचना था कि पता नहीं क्यों नहीं बताया। मतलब हर चीज़ आपको इसलिए बताइए कि आपका कुछ भी चीज़ ना छूटे, आपका पेपर के लिए हर एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल जैसे पानी में भीगी सड़कें, अत्यधिक श्वेत प्रकाश अथवा चमकीले तलों आदि से परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर कुछ भी काफ़ी चमकीली चीज़ें होती हैं, उससे जो लाइट का रिफ्लेक्ट होता है उससे बचने के लिए पोलराइज्ड वेव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कोई चीज़ काफ़ी चमकीली होती है, वहाँ पर काम करते कुछ वर्कर्स होते हैं, तो वहाँ पर पोलराइज्ड वेव का, या 3D कुछ चीज़ें होती है, 3D जैसे मिरर्स या इस तरह से चीज़ें, वहाँ पर देखने पे कोई चीज़ इजीली विजिबल ना कर पाए अगर हम, तो वहाँ पे पोलराइज्ड वेव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका क्या मतलब है कि जब कोई भी प्रकाश या ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है, मान लीजिए कोई लाइट वेव जा रही है और वो कहीं अवरोध से टकरा गई, तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है, मतलब वो वहीं से ही वापस मुड़ जाएंगी और अवरोधक की ज्यामितीय छाया, मतलब कि अवरोधक की जो छाया बनेगी उसमें जो ज्यामितीय छाया होगी उसमें प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि यदि आप रुमाल को आग के सामने, ठीक है, एक रुमाल लिया, उसको आग के सामने फैलाया और दूर किसी मतलब कि लाइट के सोर्स को यानी प्रकाश स्रोत को देखा जाए, तो जो रुमाल के जो धागे होंगे, धागों के बीच बने पतले छिद्रों द्वारा प्रकाश का विवर्तन होता है। ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपने रियल लाइफ में करके, तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखते हैं, अब हम ये चीज़ भी पेपर में बहुत बार आती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और किस माध्यम में पूछा जाता है कि कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो कौन से माध्यम में होती है? निर्वात। निर्वात क्या चीज़ होती है? वैक्यूम। ठीक है, जहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, मतलब कि किसी भी तरह का बिल्कुल वैक्यूम है, वहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी होगी? सबसे ज़्यादा कितना? 3 × 10⁸ किस में होगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है कांच। कांच में होती है 2 × 10⁸ एंड तापिन का तेल में होती है 2.04 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड एंड पानी में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। वैसे निर्वात आता है, जल भी आ जाता है, एंड नायलॉन में होती है 1.96 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड एंड नेक्स्ट रॉक सॉल्ट में होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश की चाल होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू पे, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है कि अगर जिस माध्यम का जितना अपवर्तनांक होगा, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है, मान लीजिए अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसकी चाल क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अगर उसका अपवर्तनांक ज़्यादा मतलब कम होगा तो चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑलवेज डिपेंड किस पे करेगा? उसके अपवर्तनांक पे। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पेपर में पूछा जाता है कि प्रकाश की जो चाल है मतलब कि वो किस माध्यम पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, वो है उसका अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लाइट से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो आप प्लीज़ ध्यान से देखें और लास्ट तक वीडियो को देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस लाइट से रिलेटेड कंप्लीट कंसेप्ट बताया है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ठीक है, प्रकाश क्या है? एक वेव है, तरंग है, ये चीज़ पेपर में पूछी ही जाती है,
तो वो किस तरह की तरंग है? कि अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव। अब ये अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ का मतलब होता है बिल्कुल जो तरंग सीधी होती है, ठीक है। सन से लाइट आई, अब सन से कोई सोर्स है, वहां से लाइट आ रही है, वो लाइट कैसी आती है? सीधी आती है ना। कभी आप सन की साइड देखना तो आपको सीधी रेज दिखेंगी, ऐसे घूम घूम कर तो नहीं आती। जो रेज ऐसे घूमकर चलती है, जो तरंग ऐसी होती है, उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं, अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमारी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होगी, तो वो माध्यम, वो उस चीज को क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्घ्य क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश के रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, ठीक है, या फिर किस कारण होता है, किस प्रकाश के किस इफेक्ट की वजह से होता है? तो यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? अब व्हाइट लाइट, ठीक है, जो ये विबग्योर्स के 7 कलर होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया जो 7 कलर होते हैं उससे क्या बनता है? व्हाइट प्रकाश यानी श्वेत कलर, ठीक है। आप व्हाइट कलर देखोगे, इतने सारे कलर्स को एक साथ मिला दो तो व्हाइट बन जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। मैंने आपको बताया था किस कलर का जो वर्ण विक्षेपित होता है, प्रकीर्णन होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, वो किसका होता है? बैंगनी कलर का, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है? रेड कलर का। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? लाइट इफेक्ट का जो प्रतिपादन दिया था वो सबसे पहले दिया था आइंस्टीन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक प्रकाश का फोटोन सिद्धांत भी था, तो वो फोटोन का मतलब क्या है? अब लाइट क्या होती है, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि लाइट किससे बनी होती है, तो फोटोन क्या होता है? बहुत छोटे छोटे महीन कण होते हैं, ठीक है। लाइट क्या होती है? इन कणों से मिलकर बनी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? फोटोन, ठीक है। जो मतलब कि बिल्कुल छोटे छोटे प्रकाश ऊर्जा के जो छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं फोटोन। पेपर में ये चीज पूछी जाती है कि प्रकाश के सबसे छोटे कण या सबसे छोटी इकाई, उसको क्या बोलती है? फोटोन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, किस रंग के प्रकाश को प्राथमिक अथवा मूल रंग यानी प्राइमरी कलर्स किसको बोलते हैं? तो RBG, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, लाल हरा नीला, RBG आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रेड ब्लू ग्रीन। कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है? परावर्तक मैंने आपको बताया था कि परावर्तक लाइट को अपने से परे कौन भेजता है, दूर कौन भेजता है, तो वो कौन सा है? समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का क्या कारण है? तो वो किसकी वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे जिस तरह के आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो कैसा होता है? ब्लैक यानी काला। जब कभी प्रकाश को अधिक दूर तक भेजना होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो रंग परस्पर मिलने से सफेद प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? पूरक रंग। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, जब प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, मतलब लाइट आपकी आईज में एंटर करेगी, तो कॉर्निया की बाहरी सतह पर होने वाली परिघटना कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं? जब लाइट क्या आपकी आईज होती है, आईज के सबसे बाहर क्या होता है? कॉर्निया होता है, ठीक है। कॉर्निया में जब एंटर करेगी तो उसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट बाहर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है, रेयर से जब डेंसर में जाएगी तब वहां पर क्या होता है? अपवर्तन, ठीक है। जिन वस्तुओं का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। एन प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है? जिनका खुद का प्रकाश होता है, तो वो क्या है? सन हो गया, ठीक है, उनका क्या है? खुद का प्रकाश है। जीव जंतु यानी जुगनू से प्राप्त होने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं हम? जैव प्रकाश। नेक्स्ट है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है? अब आप सोचोगे ये कैसा क्वेश्चन है? प्रकाश की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है? तरंग यानी वेव का नेचर है, ठीक है, तरंग प्रकृति। रंगीन टेलीविजन में किन प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है? वही RBG, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पेपर में देखा होगा, तो कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। अप्रोक्सीमेट कई बार 500 सेकेंड भी आता है ऑप्शन में, तब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 500 सेकेंड भी अप्रोक्सीमेट मतलब राइट ही आंसर ही होगा उस वक्त पे, अगर कहीं पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम,
सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।